जो वस्तु प्रामाणिक है उसके मिथ्यात्व का निश्चय अनुचित है। प्रामाणिक है तो मिथ्या नहीं, मिथ्या है तो प्रामाणिक नहीं, यही प्रसिद्धि है। प्रमाण का विषय बन गया तो सत्य ही मानना चाहिए, पूर्व पक्ष है। यहाँ सब प्रामाणिक और अप्रामाणिक हो जाते हैं। अत्यंत अप्रामाणिक की अपेक्षा व्यावहारिक प्रामाणिक का महत्व है। पारमार्थिक प्रामाणिकता की अपेक्षा से विचार करें तो व्यवहार के सब प्रमाण सिद्ध पदार्थ और प्रमाण बन जाते हैं। रज्जु सर्प की अपेक्षा रज्जु का जो ज्ञान है वो प्रामाणिक है, लेकिन रज्जु ज्ञान भी अविद्यक है या नहीं है? तो ब्रह्म हम समझ रहे हैं रस्सी, रस्सी को सर्प समझना भ्रम है, तो परमात्मा को रज्जु रस्सी समझना भ्रम नहीं है क्या? परमात्मा है या रस्सी? परमात्मा का विवर्त तो अंत में कौन है? रस्सी। रस्सी का विवर्त हो गया सर्प, रज्जु सर्प। तो रज्जु सर्प भी जब व्यक्ति देखता है तो आखिर अविद्या वृत्ति नेत्र के योग से, लेकिन नेत्र तक सीधे कैसे पहुंचेगी? अविद्या वृत्ति मनोयोग से नेत्र वृत्ति के माध्यम से रज्जु प्रदेश तक पहुंचकर रज्जु अवच्छिन्न चेतन को सर्प के रूप में उद्भाषित करती है। यह हो गया। अब प्रश्न उठता है, मनोवृत्ति नेत्रवृत्ति, नेत्र के द्वार से मन, क्या कहते हैं? चक्षुर्जन्या मनोवृत्ति। चक्षुर्जन्या मनोवृत्ति तो चक्षु प्रमाण है, मन प्रमाण है। तो अविद्या चक्षु से अतीत मन, मन से अतीत अविद्या है या मन से नीचे अविद्या है? कारण शरीर। अविद्या तो इंद्रिय से ऊपर कौन? चक्षु। चक्षु इंद्रिय से ऊपर कौन है? मन। मन से ऊपर कौन है? अविद्या। अविद्या वृत्ति मनोयोग से चक्षु के द्वार से रज्ज्वच्छिन्न चेतन तक पहुंचकर सर्प के रूप में उद्भाषित करती है। तो सर्प जो है वास्तव में आँख बीच करके तो सर्प का दर्शन नहीं हो सकता किसी दृष्टि से। अच्छा, सर्प विषय है तो उसको मानना ही पड़ेगा। सर्प हो ही नहीं तो सर्प का दर्शन कैसे होगा? इसलिए तत्काल सर्प की उत्पत्ति होती है। क्या बिना विषय का ज्ञान नहीं हो सकता ना? सर्प की अनिर्वचनीय उत्पत्ति तत्काल होती है। तो सर्प का जब दर्शन होता है तो वो भी दर्शन समकाल में तो प्रामाणिक ही माना जाएगा ना। आँख मीच करके थोड़े सर्प का दर्शन होगा। अब हो गया। लेकिन फिर रज्जु का जो दर्शन होता है, रज्जु विज्ञान से सर्प, विज्ञान और सर्प का बाद हो जाता है। अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास दोनों का निवारण हो जाता है। क्या? अर्थ का भी अध्यास और ज्ञान का भी अध्यास। रज्जु सर्प भी मिथ्या, रज्जु सर्प का विज्ञान भी मिथ्या। अब रज्जु का विज्ञान हो गया, अब रज्जु का विज्ञान प्रामाणिक हो गया। चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति से रज्जु का विज्ञान हुआ। लेकिन जब रज्जु जिसमें अध्यस्त है, रज्जु जिसमें अध्यस्त है उस परमात्मा ब्रह्म का विज्ञान होगा तो प्रमाण सिद्ध जो रज्जु का प्रमाण सिद्ध जो रज्जु था, रज्जु थी, रज्जु का विज्ञान था, अर्थाध्यास के साथ ज्ञानाध्यास का फिर निवारण हो जाएगा या नहीं? तो प्रमाण सिद्ध भी किसी भूमिका पे जाके क्या हो जाते हैं? अप्रमाण। यही का बहुत गोरख धंधा है, विचित्र। प्रमाण प्रमाण प्रामाणिक है, प्रामाणिक है। लोग तुम्हारी दृष्टि में प्रामाणिक है, कहीं जाकर वो अप्रामाणिक हो जाती। प्रामाणिकत्वेन सत्यत्वम आशंक्य अविद्या के तत्वेन तन्मिथ्यात्वम उक्तम स्मारयत। अरे ठीक है, लेकिन मूल में तो अविद्याकृत ही है, इसलिए पूरा संसार चाहे व्याकृत हो या अव्याकृत। अब यहाँ बहुत बड़ी विचित्र पहली आ गई। ये सब पंक्तियाँ बहुत कठिन हैं। क्या एक एक पंक्ति लगाना जो है दिन में तारे दिख जाए। बहुत अध्ययन का बल चाहिए, विशेषकर गुरु और ईश्वर का अनुग्रह। अब प्रश्न उठता है कि अविद्या को यहाँ पर भाष्यकार जी ने और आनंद गिरि जी ने रखा, व्यक्ता व्यक्त दोनों हो गया संसार, तो दोनों से अतीत होनी चाहिए ना विद्या। क्या अविद्या का कार्य कौन हुआ? केवल अगर हम कहते कि व्यक्त जो है अविद्या का कार्य है तो अव्यक्त का नाम अविद्या हो जाता। क्या व्यक्त जो संसार है उसी को संसार मान लेते हैं। अब उसको कहते हैं अविद्यत, तब क्या होता? अविद्या हम अव्याकृत को मान लेते, धारणा यही होती है ना, अव्याकृत का नाम अविद्या है। लेकिन जब शंकराचार्य जी ने कह दिया कि व्यक्ता व्यक्त दोनों का नाम संसार है और ये दोनों प्रकार का संसार किसका कार्य है? अविद्या का।
तो व्यक्त और अव्यक्त दोनों से अतीत का नाम है ना अविद्या। उस अविद्या को समझना क्या सामान्य है क्या? प्रायः यही धारणा होती है वेदांतियों की कि अव्यक्त का नाम है अविद्या, और अविद्या ही जब व्यक्त हो जाती है तो उसका नाम है सृष्टि व्यक्त। लेकिन अव्यक्ता व्यक्त दोनों को जब हम अविद्यक मानते हैं तो अविद्या तो दोनों से अतीत सिद्ध हुई ना, वह विद्या दोनों से अतीत। हाँ, वही तो बोल ही रहा हूँ। अगर हम केवल व्यक्त को संसार मानते हैं तो अविद्या और अविद्यक मानते हैं तो अव्याकृत या अव्यक्त में अविद्या का लक्षण चरितार्थ हो जाता। जब हमने संसार का क्षेत्रफल इतना बढ़ा दिया क्या कि व्यक्त ही नहीं अव्यक्त भी संसार है, और फिर कहा कि व्यक्ताव्यक्त संसार अविद्या का कार्य है, तो अविद्या तो दोनों से अतीत, दोनों का एक कारण सिद्ध हुई या नहीं? तो वो अविद्या कैसे होगी? ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति, ब्रह्म की शक्ति का नाम प्रकृति है, और प्रकृति में कहा महाप्रलय में सबका लय होता है, तो प्रकृति या माया को मान लिया व्याकृत, उसी में अविद्या या माया का लक्षण चला गया। लेकिन जब व्यक्त और अव्यक्त दोनों को ही हमने संसार मान लिया, और जो भी संसार है व्यक्ताव्यक्त उसको अविद्या का कार्य माना, तो अविद्या तो व्यक्ताव्यक्त दोनों से अतीत, और अविद्या का अर्थ होता है अज्ञान, अज्ञान का अर्थ होता है अज्ञान कहते किसका, और व्यावहारिक ज्ञान कहते किसका, ये प्रश्न आता है नहीं। ज्ञान और अज्ञान सापेक्ष है या नहीं? व्यावहारिक ज्ञान भी सापेक्ष होता है। रस्सी का ज्ञान और रस्सी का ज्ञान, तो ज्ञान को भी रस्सी की अपेक्षा परी और अज्ञान को भी रस्सी की अपेक्षा परी या नहीं? तो किसका अज्ञान? आत्मा का अज्ञान। आत्मा का अज्ञान उसका परिणाम है व्यक्ताव्यक्त संसार, हुआ ना? तो व्यक्त और अव्यक्त दोनों से अतीत हो गई या नहीं अविद्या, या ज्ञान दोनों से अतीत हो गया। अधिष्ठानात्मक ब्रह्म तत्व के अज्ञान से व्यक्ताव्यक्त व्याकृत अव्याकृत रूप संसार की प्रसक्ति है, यह वाक्य बना। अब ये कहाँ जाके अर्थ टिकेगा अच्छी तरह से? श्रीमद् भागवत का सप्तम स्कंद और कृष्ण विज्ञान मालूम हो तो ठीक ठीक इसका अर्थ लगेगा। अब बीजांकुर शंकराचार्य लिया, कृष्ण विज्ञान के कृष्ण विज्ञान कितना शंकराचार्य का सदा होगा? बीज और अंकुर, ठीक है, अंकुर के मूल में बीज, बीज के मूल में अंकुर, लेकिन सूक्ष्म कौन है? बीज। अब दोनों से अतीत किसी, दोनों जिसके कार्य हैं उसको चुनिए। पृथ्वी तो चली गई ब्रह्म दाष्टान्त में ब्रह्म तक। पृथ्वी का ज्ञान, पृथ्वी में बीज और अंकुर, बीज और वृक्ष दोनों अध्यस्त है या नहीं? तो अधिष्ठान कोटि का पदार्थ कौन है? पृथ्वी। संस्कार युक्त भूमि का नाम होता है बीज। क्या? तत्त संस्कार, चना का, जौ का, मटर का, तत्त संस्कार संवेत पृथ्वी का नाम, भूमि का नाम क्या है? बीज। अंकुर माने वृक्ष और बीज दोनों का अधिष्ठान कौन है? भूमि। हो गया ना? कृषि विज्ञान के, आज मैं सोच रहा था इसका अर्थ कैसे लगेगा, तो कृषि विज्ञान की दृष्टि से इसका अर्थ लग गया। इसी प्रकार से बीज के समान है अव्याकृत, वृक्ष के समान है व्याकृत, भूमि के समान है ब्रह्म। और उस ब्रह्म का को न समझने से व्याकृत माने व्याकृत अव्याकृत का तात्विक स्वरूप कौन है? ब्रह्म। उस ब्रह्म के अज्ञान से ही व्याकृत अव्याकृत संसार की प्रवृत्ति है। तो दोनों कोटि से चार कोटि हो गए, एक ब्रह्म का अज्ञान, और एक उस अज्ञान से बीज वृक्ष के समान अव्याकृत और व्याकृत, व्याकृत जिस अधिष्ठान भूत ब्रह्म के अज्ञान के परिणाम हैं, उसी अज्ञान को अविद्या कहेंगे या नहीं? अविद्या का स्तर कितना ऊंचा हो गया? ठीक।